ओके जी, ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है जी? यस सर, आ रही है। ओके गुड। अच्छा जी, सबसे पहले लेट मी शेयर यू और शो यूर डेटा सेट। अच्छा, इसमें डेटा सेट की इंपॉर्टेंस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन दिस केस ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू और हियर इज और आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि ये आपके पास जो नेम लेटर का जो वेरिएबल है, दिस इज न्यूमेरिक वेरिएबल, और इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और वर्किंग उसी तरह करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने इसमें से सैंपल्स लेने हैं, और ये लेट से नेम लेटर्स इज योर पॉपुलेशन, और जिसके अंदर आई डोंट नो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, लेट मी चेक। देयर आर 379 रिकॉर्ड्स इन दिस डेटा सेट, जिसके अंदर नेम लेटर आपके पास एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है जो कि शो कर रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सो ये एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में से मैं आपको बताने लगा हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो कैसे वर्क करता है और बिहेव कैसे करता है जब हम उसको यूज करेंगे। तो ये स्मॉल स्क्रिप्ट है जो कि सबसे पहले हम लोगों की पॉपुलेशन मैंने बता दी कि नेम लेटर को मैं एज ए पॉपुलेशन के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ इस केस में। तो आप किसी भी और कॉलम को भी पॉपुलेशन यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल, क्योंकि आपने मीन और बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आउट विद द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अगर मैं इसका जनरेट करता हूं तो इन दैट केस दिस इज द हिस्टोग्राम व्हिच विल बी ऑफ दिस नेम लेटर। सो इन दिस केस मतलब ये एक तरह से कोइंसिडेंस है कि इट इज ऑलरेडी इन अ नॉर्मल फॉर्म, बट इट मे नॉट बी इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर आप कोई और वेरिएबल यूज करो या कोई डायरेक्टली या लेफ्ट स्क्यूड, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको यही कहता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यू हैं दे विल टेंड टू बी नॉर्मल एट द एंड। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये 5 नंबर समरी भी मैं की प्रिंट कर ली, तो क्या 2 5 6 7 एंड 10। 2 इज द मिनिमम वैल्यू, 5 इज द एक्सक्यूज मी 5 इज द फर्स्ट। क्या हो जी, क्या था 5 क्या? Q1 Q1 है, गुड। और 6 mean, मीडियन, 7 इज Q3 and then maximum value. वेरी गुड, यस। सो दीज आर द 5 नंबर्स। एक रिवीजन भी होगी। सो इसके बाद आपने मीन भी कैलकुलेट कर लिया विच इज अराउंड 5.97। तो अगर आपने देखा कि ये काफी हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मीन और जो मीडियन की वैल्यू दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, 6 एंड 5.97। ठीक है, सो वो हमने जो पहले पढ़ा हुआ है ये उससे मैच भी कर रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज अराउंड 1.5। अब आ जाते हैं सैम्पलिंग के ऊपर। मैंने अब सैंपल कैसे करना है कि मैं सबसे पहले N5 यानी कि N इज इक्वल टू सैंपल साइज 5 सेट कर रहा हूँ, 1000 सैंपल्स ले रहा हूँ, और उनके और रैंडमली सैंपल जो है रैंडमली क्या करता है, इस सर्वे जो भी आपके पास कॉलम है उसमें से साइज 5 के सैंपल लेके उसको एक्स के अंदर स्टोर कर, और फिर मैं उसका मीन जो है लेके 1 बाय 1 आपकी 1000 एंट्रीज को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये होपफुली बात समझ आ गई। अब मैं लेट मी स्टार्ट विद द एक्स बार। अब मेरे पास हिस्टोग्राम, ओके। अब मैं जो 1000 सैंपल है, अब ये हिस्टोग्राम मैंने जनरेट किया किसका, एक्स बार 5 का। क्या मतलब है, जब मैंने 5 साइज के सैंपल के 1000 सैंपल्स लिए थे और उनके मीन्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो दिस इज द शेप विच आई विल गेट, which you can see that it is quite normal of absolutely। मतलब एट द मोमेंट स्प्रेड भी आप देख लीजिए और इसकी वैल्यूज भी देख लीजिए। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 5 सैंपल साइज 5 से अगर ज्यादा करूंगा तो इन दैट केस इट शुड बिकम मोर एंड मोर नॉर्मल। सो इस केस में अगर मैं इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करता हूँ, इट इज 5.95 which is very close to sorry which is very close to this 5.97 जो कि मैंने पॉपुलेशन का कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है ना, पॉपुलेशन का 5.97 है, याद रखिएगा। और ये जो अभी हमने सैंपल्स लिए हैं इनका जो मीन लिया है तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5.95। ठीक हो गया, तो इसका मतलब इट इज प्रीटी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, बट देयर इज स्मॉल डिफरेंस। तो लेट्स से अगर मैं इसको इसका साइज यानी नंबर ऑफ सैंपल साइज है उसको मैं अगर और इंक्रीज करता हूं तो फिर मेरे पास क्या आएगा, इसको फिलहाल भूल जाइए, मैं बाद में बताता हूँ ये क्या है।
इसके बाद मैं 15 के साथ ही काम करने लगा हूँ, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और अब मैं साइज 5 के बजाय 15 यूज कर रहा हूँ, राइट। और मैं दोबारा से हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, तो अब आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है कि बार्स पहले आपकी विड्थ में ज्यादा थी, वो उनकी विड्थ कम होगी, राइट। बाकी अगर मैं इसका अब मीन कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज इवन, सॉरी, इट इज बेटर देन द प्रीवियस वन, ठीक है। 59 के बजाय 599 हो गया, विच इज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस वन। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ये इसको फिलहाल भूल जाइए क्या है। इसके बाद मैं इसी को 25 साइज के साथ अब रिपीट करने लगा 15 के बाद। अब देखते जाइए मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ साइज को, बाकी सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। हिस्टोग्राम दोबारा से प्लॉट हुआ। इसके बाद अगर आप मीन को देखें तो इट इज नाउ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू 5.97, यही आपके पॉपुलेशन का मीन था। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं साइज 25 के साथ अगर इसके साथ इस पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करूंगा तो अल्टीमेटली द मीन विच आई विल गेट will be the representative of the actual population mean. So that means we are quite close to the population mean जो हम करना चाह रहे थे। अब सॉरी, ये मैंने क्या किया, मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा, इसको अब इसके बाद ये आपके पास, अब मैंने साइज कुछ गड़बड़ हुई है, रिपीट वही हो रहा है, 15 हो गया। और अब मैंने इंक्रीज कर दिया 15 के बाद 50 साइज कर दिया, जस्ट टू बी मतलब एडवेंचरस कह सकते हैं एक तरह से। अब आप देखोगे अब आपके पास प्लॉट में क्या फर्क आया, ठीक है। और 5.97 इज द एक्चुअल मीन ऑफ द सैंपल। सो अगर मैं इनको आपको दिखाऊं 15 सॉरी, ये 50 है, ये 15 है, ये 5 है, तो होपफुली अब आपको क्लियरली इनमें डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है ना। 5, 15 और 50 में आ रहा है नजर। सर समझ आ कि नजर आ रहा है, मगर सर समझ नहीं ये चेंज आपने कैसे किया है? आपने सिर्फ इनका साइज डिफरेंट किया है। सॉरी, आपने क्या पूछा, क्या किस तरह किया है? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने इस डिफरेंस बनाने, चेंज इन ग्राफ पे आपने साइज चेंज किया है। जी, मैंने सिर्फ सैंपल साइज चेंज किया। पहले केस में लेट्स से मैंने, अगर मैं शुरू में आपको बताया था वो 5 साइज से, मैंने यहाँ पे जो किधर लिखा हुआ है ये नहीं, सबसे पहले मैंने साइज 5 लिया हुआ है, ठीक है, ये साइज 5 है। इसके बाद साइज 15 कर दिया सैंपल साइज, फिर 25 कर दिया, और लास्टली ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद मैंने 50 कर दिया, ठीक है। तो इन सब का मैंने आपको इफेक्ट असल में दिखाना था, वो किस किस्म का इफेक्ट आता है ऑन दी फाइनल ग्राफ। सारे ग्राफ जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो जो मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता जा रहा हूँ इस केस में वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो मीन है दैट बिकम्स मोर एंड मोर क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन। सर कैन यू एक्सप्लेन क्लोजर टू द पॉपुलेशन का क्या मतलब था? पॉपुलेशन मीन तो हमें नहीं ना पहले से बताया होता ना। फॉर एग्जांपल इस केस में जो ये मैंने सबसे पहले ये जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं ये वाली, अब ये मेरे क्या है कि पॉपुलेशन नेम लेटर जो था मेरे पास इस वक्त पॉपुलेशन थी, और मैंने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये नहीं है, अगर मेरे पास नेम लेटर का मीन नहीं है तो फिर आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आप कहेंगे अच्छा मैं सिर्फ सैंपल्स लूंगा और सैंपल्स के मीन के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल मीन क्या है। जी सर, समझ आ रही। तो इस केस में अगर मैं अगर वो लास्ट टाइम शायद क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, मुझे लेट मी एक चीज में देखते हैं, sorry। अच्छा, अगर मैं अगर आपको शो करना चाहूँ, अब इस केस में अगर आप देखें, मैं एक दफा ये दोबारा से करता हूँ सिर्फ एक चीज बताने के लिए। ये मैंने दोबारा से प्लॉट किया, फिर ये मैंने 25 के बाद जो है सॉरी 15 का प्लॉट किया, अब मैंने 25 का प्लॉट किया, और ये मैंने आखिर में 50 का प्लॉट किया, ठीक है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये कि मुझे साइज कहाँ पे रोक देना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे मैंने सबसे पहले जब
अगर आप देखें इस केस में मेनली आपके पास जो मीन की वैल्यूज हैं फॉर ऑल दी सैंपल्स देखा जाए तो इट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर 5.97 5.97 5.97 ठीक है एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपको बार बार हर सैंपल मीन जो एक ही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्चुअल जो मीन है इट इज समवेयर अराउंड 5.97 जो कि इसमें क्लियरली आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है ना। ये 50 साइज आप देख लें, आप 25 देख लें और 15 देख लें, तो इस केस में जो आप बड़ा क्या इस इंक्रीज करते जा रहे हो तो इस केस में यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि इसका जो मीन है वो किस तरह का। देखिए 50 के केस में इट इज क्वाइट क्लियर कि ये बिल्कुल मे बी समवेयर ओवर हियर है, ठीक है ना। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेस कि आपके पास अब जो ये साइज है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग बिकॉज इट हैज कन्वर्ज्ड टू अ वन वैल्यू, ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि आपका सैंपलिंग के ऊपर इंपैक्ट साइज का क्या आता है। इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके गुड। अच्छा चलें, ये आज के लिए इसका आर के लिए तो मैं यही करूंगा, इसके बाद मैं अब नॉर्मल अपने जो बाकी जो टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड आगे मैंने डिस्कस करना है, ठीक है, वो भी मैं उसको डिस्कस करने लगा। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैं आजकल डिस्कस कर रहा हूँ दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये सारी आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उस सब की जो बेसिस है वो यही है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। सो प्लीज मतलब क्लास के अंदर जो बाकी लोग नहीं हैं उनको कहेंगे प्लीज मेक श्योर देयर अटेंडेंस सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके जी, सबको नजर आया जी? आ रहे नहीं आ रहे? यस सर, नजर आ रहा है। ओके गुड। अच्छा याद रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप उस रीडिंग मटेरियल से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जो आपके पास इस टाइम पे एरर्स आ सकते हैं सैम्पलिंग के दौरान, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं न्यूमरेट उनको कर देता हूँ, बट दे आर वेरी गुड, वेरी वेल डिफाइंड इन द रीडिंग मटेरियल। वैसे जो है अगर आप कहते हैं तो मैं उसको जल्दी से उनके न्यूमरेट कर देता हूँ उनके नाम और फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि सैम्पलिंग के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि इसको एक काम करता हूँ सैम्पलिंग में ही ऐड कर देता हूँ एट द एंड। ओप्स, अच्छा जी ये नजर आ रहा है ना ये जो मैं जोश दिखा रहा हूँ? यस सर। अच्छा, मैं जल्दी से ये टॉपिक जो है ये एरर्स का भी जो है ना इसको भी कवर, एरर्स इन सैम्पलिंग, दैट मीन्स कि द पॉसिबल एरर्स व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग द सैम्पलिंग, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एरर आपके पास आता है वो होता है सैम्पलिंग बायस या इनकरेक्ट। पहले चलिए यूं करते हैं, इनकरेक्ट, नंबर वन एरर इज इनकरेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम। ओके जी, इसका क्या मतलब है, इसका मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा और आगे चलता जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है और आप बल्कि स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स का कोई सर्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे उसमें अगर आपको कहा जाता है कि मैंने 50 बच्चों का सर्वे करना है, सो इस केस में आप क्या करोगे, आपके पास उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि आपके पास 50 रैंडम सैंपल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स की बॉडी के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि सेग्रीगेशन इस तरह के कुछ ऐसे हैं जो कि दूर दराज इलाकों के हैं, कुछ अर्बन सिटीज के हैं, कुछ और इलाकों के हैं, और हम जो है अर्बन सिटीज में से ही अगर 50 बच्चे उठा लेते हैं, सो इन दैट केस दैट विल बी इनकरेक्ट सैम्पलिंग, क्योंकि इस केस में इसको हम कहते हैं अंडर कवरेज। दिस विल बी अंडर कवरेज एग्जांपल जो मैंने भी दी है, क्योंकि आपके पास कुछ जो ग्रुप है वो इस डेटा सेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है, और कुछ ग्रुप ऐसा जो कि ओवर कवर्ड हो जाता है, ओवर कवरेज, सही है।
यानी कि आपने सबका एक ही उठा दिया, बाकी कुछ को इग्नोर कर दिया, तो दैट विल बी इनकरेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा आपका। होपफुली मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि उनका जो डेटा सेट जो लेट से दूर दराज इलाकों के हैं, उनका representation in the stats नहीं हो रही, because of this we are getting this kind of error, ठीक है। इसके बाद इसी से मिलती, ये काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें, ठीक है। दूसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है जी। इस केस में कन्वीनियंस सैम्पलिंग से क्या मुराद है कि अगर आपको कहा जाता है कि यार आपने कोई एक प्रोडक्ट डेवलप किया और आप कहते हैं कि यार मैंने चेक करना है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, और उसके लिए आपको कहा जाता है कि आपने इसमें 20 इंडिविजुअल्स का सर्वे करवा के इसके अंदर आपने इसका रिजल्ट्स एन्यूमरेट करने। सो यू कैन आस्क फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स एंड सो ऑन, जो कि आपके क्लोज या फिर एक्सेसिबल है आपको, उनको उसको उसके लिए सैम्पलिंग करके उनसे रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। सो इस केस में अगर आप इस तरह का सर्वे करके अगर रिप्रेजेंट करो, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग कहेंगे यार हो सकता है कि आपने इतने अपने दोस्त और अपने जानने वालों को किया था, इसकी वजह से दे वर मोर inclined towards pleasing you, ठीक है, pleasing you. So because of this very reason वो जो हो सकता है कि आपका रिजल्ट इतने एक्यूरेट ना हो। फिर आपका एक और इसको कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग से क्या मुराद है कि पर्सनल जजमेंट जो होती है वो इंक्लूड हो जाती है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मैंने जो है क्या कहना चाहिए एक तरह से, हाँ, टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ द या टॉप टियर ऑफ द स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और उनसे मैंने जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। सो इन दैट केस मैं किस बच्चे को टॉप स्टूडेंट कह रहा हूं, इट कम्स फ्रॉम माय जजमेंट, ठीक है। एक बंदा जो होगा वो किसी एक को टॉप कह रहा होगा, कोई और किसी और को टॉप कह रहा होगा। सो इसका मतलब है पर्सनल प्रेफरेंसेस या पर्सनल जजमेंट जो होता है वो आपके पास आ जाता है। इसी की एक और जो चीज है उसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, जो अक्सर आप लोग देखते हैं। तो आप अक्सर कह देते हैं या हम लोग कह देते हैं कि जी इसमें से जो 5% कोटा है ये आई डोंट नो मे बी कहना रिच पीपल का, चलो। सो इस केस में अगर मैं रिच पीपल का कह देता हूँ तो इन दैट केस ये आप जजमेंटल हो रहे हैं कि आपने 5% उनको आपने स्ट्रेट अवे उनको लेवरेज ज्यादा दे दी है, ठीक है। सो इन दैट केस ये इस किस्म की सैम्पलिंग एरर्स भी आपके पास आ सकती है। सारी वो है जो कि सैम्पलिंग एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास फोर्थ में आता है साइज बायस। साइज के अंदर भी बायसनेस आ सकती है, साइज एरर भी, इसको बायसनेस कहेंगे, ठीक है। क्या, बट इट इज मोर टुवर्ड्स, इसकी जो इफेक्ट आता है वो एक्यूरेसी पे आता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने कहा सैम्पलिंग अगर साइज अगर छोटा होता जाएगा तो सैंपल साइज का रिजल्ट तो आपके पास आ रहे होंगे, मैं बाकी अज्यूम करूं कि बाकी पहले 3 एरर्स में से उसमें कोई और एरर नहीं है। अगर वो एरर नहीं है तो इन दैट केस व्हाटएवर यू आर गेटिंग मे बी the right representation of the population, but at the same time the problem is कि वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 5.97 जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे इज द मीन, और तो हो सकता है कि अगर आपने साइज को स्मॉल रखा तो इन दैट केस यू मे गेट 5, ठीक है। सो इट इज क्लोज टू इट बट इट इज काइंड ऑफ इनएक्यूरेट। तो इन दैट केस यू हैव टू कम अप विद अ साइजेबल नंबर जो कि इंश्योर करेगा कि आपके पास जो सैंपल साइज का मीन है, सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, इट इज वेरी क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो कुछ जो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी इवन रिस्पांस, ये तो वो है जो कि आपने सैम्पलिंग खुद करते हुए थे, पर कई दफा ऐसा होता है कि आप सर्वेज कंडक्ट करते हो, ठीक है। अब सर्वे जब कंडक्ट करते हो तो उस केस में आप क्वेश्चंस पूछते हो। ये तो वो है जिसमें लेट से हो सकता है इस केस में आपने क्वेश्चन किसी से कुछ ना पूछो, सिर्फ सैंपल किया और उनसे डेटा ले लिया हो, ठीक है। सो डेटा भी वही, ऑफ कोर्स उसमें क्वेश्चन ऑफ फॉर एग्जांपल आपकी एज कितनी और सो ऑन सो फोर्थ। तो इस केस में दैट विल बी द जो रिस्पांस है जिसमें ऐसा सब्जेक्टिव यानी कि उस बंदे का अपना ओपिनियन शामिल नहीं होता। बट अगर आप कोई क्वेश्चन जनरेट करते हो और उससे बेसिस पे अगर आप रिस्पॉन्सेज लेते हो, रिस्पॉन्स बायसनेस यानी रिस्पॉन्स के अंदर भी आपके पास बायस आ सकता है अगर वो क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले कुछ होते थे वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कभी ये पता नहीं ये
गूगल प्ले स्टोर जो है इसके ऊपर जाके अगर आपने कहीं दफा कोई प्रोडक्ट अपनी बनाई और लॉन्च की होती है तो एकदम उसके क्वेश्चनेयर होता है कि हाउ व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस है कुछ इस तरह का। एकदम आपके जो कुछ लोग होते हैं जो जानने वाले या दोस्त होते हैं वो आके उसमें बहुत अच्छे उसके रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सो उस केस में ये वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कई केसेस में उस केस में आपके पास आ रहा होता है जिसमें आपको नजर आ रहा होता है कि ये क्या कहना चाहिए उसको कि गोल इज टू मिसरेप्रेजेंट या मिसगाइड कहना चाहिए, मिसगाइड जनरल पब्लिक, ठीक है, बाय सेइंग दैट ओ इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं बनी हुई, पर अल्टीमेटली पता चलेगा कि वो जानने वाला जो कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहा है। फिर इसी से मिलता जुलता आपके नॉन रिस्पॉन्स बायस। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपने एक चीज बनाई, क्वेश्चन आपने सबको भेजा, आपके दोस्तों ने तो रिजल्ट भेज दिया, पर बहुत सारी एक पब्लिक है जिसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अ बिग चंक of population has not recorded its preferences। सही है। तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल। फिर आगे एक और होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनेयर बायस भी होता है। क्वेश्चनेयर के अंदर भी क्वेश्चनेयर बायस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्वेश्चंस are asked in such a manner that they are not unbiased। अनबायस्ड का कोई भी मतलब हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पता नहीं किसी को पुराने नहीं, वो छोड़ ही देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत पहले एक आया था, ये मैं इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा है तो पॉलिटिकल, बट इसके हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक ज़ियाउल हक के ज़माने में एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप ज़िया साहब ने कहा था कि क्या आप मेरा जो दौर है, यानी कि दैट मींस द प्रेसिडेंसी है, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दैट और डू यू वांट द शरिया टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान। तो सम पीपल कहते हैं, और वो ये साथ कह रहा था कि शरिया से मैं ही इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस केस में क्वेश्चन ये था कि लोग ये कहते हैं कि यार ये कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों केसेस में जो यस कहेंगे इट मींस के पीपल वांट टुवर्ड्स हिज एक्सटेंशन। तो इसका ये मतलब है कि वो आपके पास आपको अपने क्वेश्चंस, यानी अपने आप को क्वेश्चंस ही ऐसा उसने पोज किया था कि एवरीबॉडी विल बेनिफिट है। सर ये आपने जो ये लिखा है ये दोबारा रिपीट करें, आपकी हैंडराइटिंग की समझ नहीं कौन आ से वाला? क्वेश्चनेयर बायस। Questions are asked in such a manner that they are not unbiased। ठीक है। इसके बाद आपके पास इनकरेक्ट रिस्पॉन्स होता है अनट्रूथफुल आंसर्स। अनट्रूथफुल आंसर्स ये आपको अक्सर हमारी रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है कि आपको सेंसस जो होता है, सेंसस का अगर आपको याद हो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ था, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जो सूबे के लोग होते हैं वो अपने अगर 5 मेंबर हैं तो वहाँ पे 7 या 8 या 10 ये ओवर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि हमें जो उनको बताया जाता है कि पॉपुलेशन ज्यादा रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब रिसोर्सेज जो होते हैं एज पर दियर पॉपुलेशन। तो इस केस में समटाइम्स पीपल आर untruthful in responding, so that is also bias which is there। so some इसमें कुछ biases ऐसे हैं जो आपके हाथ में हैं, कुछ biases ऐसे हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, but you should know कि these kind of things do happen। तो इस margin of error को आपने अपनी सैम्पलिंग के अंदर इंक्लूड करके आगे चलना है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि हाउ टू एड्रेस दीज एरर। सो इसके लिए हाउ टू ओके कहना चाहिए गुड या डिफरेंट बल्कि कहना चाहिए डिफरेंट
सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो सबसे पहला जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन, जो कि मोस्ट कॉमन है और नॉर्मली दिस इज द वन विच इज प्रेफर्ड। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, आप सबको पता है कि रैंडम सैंपल साइज को पिक करके आपने सारी पॉपुलेशन को शेक से मुराद ये है कि उसके अंदर किसी किस्म की ऑर्डरिंग नहीं होनी चाहिए। शेक करने के बाद उसमें से आप सैंपल साइज के से इक्वल जो है आप उसमें से आइटम्स ले लेते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में से अगर मैंने सैम्पलिंग करनी हो तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग देम और अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर और देन पिकिंग इट अप, इससे बेहतर ये कि मैं पहले उसको शेक कर दूंगा सारों को, रोल नंबर्स को कोई ऑर्डर ना रहे, और इसके बाद उसमें से मैं पिक करूंगा तो दैट विल बी रिलेटिवली बेटर चांस कि मैं सारों को इक्वल चांस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज n है तो इन ट्रू रैंडम पॉपुलेशन यानी ट्रू रैंडम में जब आप पिक करें तो हर एक को 1/n चांस मिलना चाहिए टू बी पिक्ड अप। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये कि देयर इज नो ट्रू randomness in nature. There is always some kind of a thing which is effective. For example, अगर आप पाइथन की बात करते हैं तो इसमें एक सीड वैल्यू होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि आपके सारी की सारी रैंडम आगे जो वैल्यूज होती हैं उनको इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू पिक हो रही है, कैसे हो रही है, बट स्टिल they have people have come up with a very good random algorithms, but this is of course not perfect. ठीक है, but still it is the best thing which is available right now. So but आपको एग्जाम में रहना चाहिए कि परफेक्ट रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी इस टाइप पे। देन द सेकंड रैंडम सैम्पलिंग के लिए जो आपके पास जो एक टेक्निक है उसको हम कहते हैं सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। ये नाम सुना किसी ने जी, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग? नो सर। ओके, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग को इस तरह समझ लो कि आपके पास एक पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग है। ठीक है, अगर मैंने अभी जो ये नेम लेटर्स का बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है नेम में, तो वो मैंने इसमें एक रिंग के अंदर सेट कर दिया। ठीक है, और ये रैंडमली मैंने इनको रिंग के फॉर्म में लिख दिया, ये सर्कल में रख दिए हैं। इसके बाद मैं कोई एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट पिक करता हूँ और उसके बाद एक जंप साइज फिक्स करता हूँ, लेट्स से इट विल बी 3। तो हर थर्ड एलिमेंट जो होगा वो मैं पिक करता जाऊंगा। समझ आ रही है? और ये मैं उस वक्त तक करूंगा जब तक कि मेरे पास सैंपल साइज फिल या सैंपल साइज के इक्वल आइटम्स फिल ना हो जाए। ठीक हो गया, ये सबको समझ आ गई? सर ये हमें सैंपल साइज पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा फिर? सैंपल साइज हर केस में आपको पहले से बताना पड़ता है। सैंपल साइज ये नहीं होता कि आपने बाद में डिफाइन करना है। हर केस में रैंडम हो या कोई भी हो तो आपने रैंडम कितने आइटम्स लेंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ ये बता रहा है कि आपको इसमें इस केस में एक और आपके पास एक पैरामीटर आ गया, उसको हम कहते हैं जंप साइज। आपको जंप साइज भी इस केस में डिफाइन करना है। तो जंप साइज आप जब डिफाइन करो तो इस केस में आपके पास उसका इम्पैक्ट होपफुली आपको समझ आ गया कि क्या होगा कि अब आप एवरी दैट जंप साइज एलिमेंट को पिक कर रहे होंगे। ठीक है, और सर ये जो सर्कल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्कल पॉपुलेशन को, दिस इज पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन के आइटम्स अब रोज हैं, जैसे नंबर ऑफ लेटर्स इन द नेम, तो ये आपके पास 2 4 6 जो भी है, मैं इनको मतलब इसको मैं वो नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं कर रहा, इनको वो कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड। यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ एवरी थर्ड को पिक करना शुरू कर दूँ, जो भी एलिमेंट होगा उसको पिक करता रहूंगा। ठीक हो गया?
और ये याद रखें कि अगर मैं वापस यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, मेरा सैंपल साइज फिल नहीं होता, तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आगे आई विल कंटिन्यू। इसका मतलब है कि मैंने इसको बियॉन्ड, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पिक करके वापस में आया और नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से कोई पिक हुआ है, मैं बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट आ गया हूँ ना इस टाइम पे, तो इस केस में आई विल कंटिन्यू टिल द टाइम मेरा सैंपल साइज फिल नहीं हो जाता। सही है, बताओ ना यार, कुछ बताओ। यस सर। ओके, फिर एक सर ये जो हम इसका जंप साइज जो एलिमेंट उठाएगा, ये हर रो में से मतलब एज का कॉलम है तो उस एज के कॉलम में से हर थर्ड एलिमेंट उठाता जाएगा। अगर आप एज का कॉलम समझते हैं, सर्कल ना समझो, अगर इस तरह समझना चाहते हो तो ये बिल्कुल वही है कि आपके पास एंट्रीज पड़ी हुई है। अगर आप एवरी थर्ड एलिमेंट उठाते हो, पहला ये उठा लिया 1 2 3, ये फिर उठा लिया 1 2 3, फिर अगला उठा लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह चलते गए और आखिर पर पहुंचो, अभी आपके पास जितने आपने पिक करने थे उतने एलिमेंट्स पिक नहीं हुए, यू विल कम बैक, सॉरी, फ्रॉम हियर, जो उसका, इसको इस तरह को समझो कि आप आखिरी एलिमेंट को इसके साथ लिंक अप कर देते हो, काउंट आपका उसी तरह चलता जाता चलता जाता है। और सर ये एक के लिए होगा या इसको हम कंपैरिजन करेंगे? क्या मतलब कंपैरिजन करेंगे? अब सर जिस तरह हम प्लॉट में करते हैं कि दो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस तरीके से करेंगे या इसको एक ही इसमें मतलब? है नहीं ना, इसमें तो आपको सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर एक पॉपुलेशन पड़ी हुई है, एक बड़ी पॉपुलेशन पड़ी हुई है, इसमें जो भी है, लेट्स जैसे नंबर ऑफ लेटर्स है, सही है ना, तो नंबर ऑफ लेटर्स जो है यहाँ पे 4 3 7 2 1 5, पता नहीं वट एवर, फिर एक और 3 का पड़ा हुआ है, एक 7 का पड़ा हुआ है, एक 6 है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो आपके पास ये पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से आपने लेट से 5 रैंडमली पिक करने हैं, तो इसका क्या तरीका कार है, मैं इनको सिर्फ एक जो है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, इस सबको स्ट्रिंग या सर्कल में ये सबको लिख दूंगा इन्हीं नंबर्स को, और इसके बाद पहला जो है रैंडमली कोई एक पिक किया, इसके बाद जंप साइज मैंने 2 रखी थी, मैं कहता हूँ अगले 2 जो एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं उनको स्किप करो, और तीसरा एलिमेंट है इसको जाके पिक कर लो, अगर मेरा जंप साइज ये है। अगर मेरा जंप साइज जो है कुछ और है, लेट से 5 है, तो इस केस में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा 5 स्किप करके फिफ्थ एलिमेंट को पिक करूंगा। सही है, समझ आ रही है? यस सर, ओके सर। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसका इसका कंपैरिजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्लस्टरिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। इस केस में अब क्या होता है कि आपके पास पॉपुलेशन, समटाइम्स पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू नेचुरल ग्रुप्स, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन में पहले से आपके पास कह सकते हैं कि वो ग्रुपिंग हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें सबसे पहले आपके ज़हन में एक नंबर आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक एंड प्राइवेट, यही आता है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज, आता है या नहीं आता? यस सर। अब ये देखा जाए तो मैं एक बड़ी पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर से आपके पास ये दो, एटलीस्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ये नेचुरली डिवीजन हुई हुई है, जो आपने नहीं की बट पहले से हुई हुई है। तो इसी तरह या फिर आप पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते तो आप कहेंगे यार अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन पीपल या अर्बन पॉपुलेशन क्या चाहिए, और दूसरी आपके पास विलेजेस की जो बात होगी, ठीक हो गया, अर्बन और आपके पास विलेजेस। अब ये भी आपके पास नेचुरल डिवीजन हुई है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जब इस केस में आप जब क्लस्टर सैंपलिंग करोगे तो इस केस में क्या करोगे, आप कहोगे कि अच्छा इस केस में मैं जो हूँ इसमें से रैंडमली 5 उठा लूंगा, 5 इसमें से उठा लूंगा, ठीक है, अगर मेरा 10 उठानी है। तो आपने क्या किया कि हर ग्रुप में से आपने रफली एक नंबर सेट किया और उतने नंबर क्या कहना चाहिए, रैंडमली चीजें पिक करना शुरू कर दी। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें से आपने सैंपलिंग किया, आपने किसी एक को स्किप नहीं किया। इसका फायदा ये होगा, पब्लिक में से भी आपके पास रैंडम सैंपल्स आ जाएंगे, प्राइवेट में से भी आपके पास रैंडम सैंपल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आई समझ के नहीं आई?
सर काइंडली रिपीट कर दें, ये सैंपल किस तरह आपने लिया है? सैंपल तो सिंपल है ना, सैंपल तो आप उसी तरह रैंडम उठा लो या सिस्टमैटिक उठा लो या जिस तरह भी कर लो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस केस में जो नेचुरल अकरिंग ग्रुप्स हैं हर एक में से आप डेटा उठा रहे हो, इसका ये मतलब है। क्योंकि असूली तौर पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज की अगर मैंने सिर्फ उठानी है, मैंने 5 यूनिवर्सिटीज उठानी है या पिक करनी है, तो मैं 5 की 5 जो है इन पब्लिक और प्राइवेट इन सबको मैं क्या करना चाहिए, एक तरह से एक बॉक्स में इनका नाम को डालता हूँ और इन सबको मैं शेक करूं और उसके बाद 5 उठा लूं। सही है, आ रही है ना समझ? यस सर। ये रैंडम आपकी सिलेक्शन होगी। इस रैंडम सिलेक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा, मैं पब्लिक और प्राइवेट के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा। ऐसा ही है सर। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं कि यार ये तो मेरे पास पहले से इस पॉपुलेशन के अंदर एक नेशनल डिवीजन हुई हुई है। वो नेशनल डिवीजन क्या है कि मेरे पास एक पब्लिक और प्राइवेट की डिवीजन हुई हुई है। सही है, तो इंस्टेड ऑफ 5 के 5 मैं रैंडमली पिक करने से मैं क्यों ना ये करूं, मैं पब्लिक और प्राइवेट जो है इनको कहता हूं कि मैंने इन दोनों ग्रुप्स में से आके इक्वल उठाने, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसको 6 कर देते हैं। मैं कहता हूं 3 मैंने इधर से उठानी है और 3 मैंने प्राइवेट से उठानी है। तो उसका मुझे फायदा क्या होगा कि आपके पास नेचुरल अकरिंग जितने भी ग्रुप्स हैं इन दी पॉपुलेशन, उन सबको चांस मिल जाएगा पिक होने का। सही हो गया, उन सब की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक तरह। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस। यही इसका क्लस्टरिंग सैंपलिंग का मेन मकसद ही है। ओके सर। ओके, अच्छा जी, इसमें इसका जो फायदा या नुकसान कैसे थे, इसमें एक और क्लस्टर सैंपलिंग को इंप्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है ना। चलें इसको पहले वो बाद में करें। इसमें आपके पास आखिरी है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये नाम सुना किसी ने? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। नो सर। अच्छा, इसके अंदर जो होता है ना आपके ग्रुप्स इसके अंदर भी होते हैं, बट इस केस में आपके पास कहना चाहिए कि आपको पता होता है कि ये पब्लिक और प्राइवेट तो आप कहते हैं ना नेचुरल अकरिंग है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशन होता है, ग्रुप्स होते हैं बट दे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन ईच अदर। तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इसके अंदर आप ये ग्रुप्स जो होते हैं खुद बना सकते हो। ठीक है, इसमें जरूरी बात नहीं कि आपके पास पहले से ग्रुप पड़े हुए हैं, ठीक है ना। पहले तो केस में आपके पास ये क्लस्टर सैंपलिंग के केस में तो आपके पास ग्रुप पहले से डिवाइडेड आपके अवेलेबल थे। तो इस केस में आप क्या करते हो कि इस केस में आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में खुद डिवाइड कर लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पता है कि यार इसका जो रिस्पांस होगा वो मुझे पता है डिफरेंट होगा, इसका रिस्पांस डिफरेंट होगा, इसका रिस्पांस डिफरेंट होगा। तो आप उन सब ग्रुप्स को डिफाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपको याद हो, आप जो ये फीडबैक टीचर फीडबैक देते हो उसके अंदर एक उन्होंने अगर आप देखो तो उसमें 2 या 3 मेरा ख्याल है उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं विद इन द फीडबैक। शायद आपको वो नजर आता है या नहीं आता, बट उसके अंदर फीडबैक के अंदर उन्होंने देखा हुआ है कि आपका सीजीपीए बेस के ऊपर ये डिवीजन की हुई है। कैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी लेट्स से 1 to 1.5 सीजीपीए के बच्चों का जो रिस्पांस होता है वो इधर दिखा रहे होते हैं, फिर लेट्स से 1.5 से 2.5 का दूसरी जगह पे होता है, फिर 4 से 2.5 तक के तीसरी जगह पे होता है। अब इन्होंने क्या, ये तीनों रिस्पांस ही हैं, बात समझ आ रही है ना, तीनों फीडबैक ही है, टीचर की फीडबैक है, सेम टीचर की बात है जो एक क्लास को पढ़ा रहा है। बट उनको क्या अंदाजा हो रहा था, वो कह रहे हैं कि जी हमें लग रहा है कि ये तीनों ग्रुप्स जो होंगे जो हमने क्रिएट किए असली तौर पे एक्चुअली वैसे नहीं थी। तो इन एक्सक्यूज मी, इसका मकसद ये था कि दे मे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द वेरी सेम क्वेश्चंस। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वो इन तीनों को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर क्रिएटेड फॉर अ क्लास। ठीक है, ड्यूरिंग द फीडबैक। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ओके, इसका एक और जो सिंपलेस्ट, ये तो मैं थोड़ी सी आपको इसलिए कि आप रिलेट कर सकते हो इसे। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप एक वो कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो। सर्वे जब कर रहे हो तो आप कहते हो कि मैंने चेक करना है कि मूवीज जो एक्शन मूवीज हैं, एक्शन मूवीज जो हैं
ये कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। अगर आप इसको करते हो तो स्ट्रेट अवे आपको नजर आता है यार एक्शन मूवी जो है मोस्ट प्रॉब्ली मेल जो आपके पास पॉपुलेशन में ज्यादा शायद पॉपुलर होगी, फीमेल में डिफरेंट होगी, तो आपके पास एक हंच है कि दे मे रिस्पॉन्ड डिफरेंट टू दिस क्वेश्चन। तो इस केस में आप कहते हैं कि स्ट्रेट अवे कहते हैं कि मैंने अपनी पॉपुलेशन को इस क्वेश्चन के लिए मैंने 2 ग्रुप्स में मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट करना है, और फिर मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछ के इसके रिस्पॉन्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एग्रीगेट करना चाहूँ तो मेरी अपनी मर्जी है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि दीज 2 रिस्पॉन्सेज विल बी क्वाइट डिफरेंट बिकॉज जेंडर वाइज दे विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू दिस क्वेश्चन। सही है, समझ आ रही है सबको? सर इस सर्टिफाइड सैम्पलिंग में जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में चेंज मजीद सब ग्रुप्स बना सकते हैं इन ग्रुप्स के? जी, वो वही बात है कि अगर आप मेल के अंदर फर्दर जाना चाहो तो आप ये कर सकते हो, उसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इसको कह लोगे ना। पहले आपने उसको मेल किया, मेल के बाद आप आई डोंट नो किसी बेसिस के ऊपर आपने ग्रुपिंग कर दी, फिर फीमेल किया, फीमेल के अंदर ग्रुपिंग कर दी, और वो क्वेश्चन उनको उनके आंसर जो हैं आप यहाँ पे रिपोर्ट करते रहो। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस लेवल तक जाकर क्वेश्चन पूछना चाहते हो, ठीक है जी। ओके, होपफुली ये मेरी बात ये सबको समझ आ गई, प्रॉब्लम क्या है और उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है। इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो रीडिंग मटेरियल के अंदर पड़ी हुई है, वो आप जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो मैं वापस उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, वो जो आज मैंने कवर करना था वो था कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल होते क्या हैं और अभी तक हम इसको जो अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी उससे कैसे लिंक करते हैं। याद रखिए हमने जो अभी तक डिस्कशन की थी उसमें मैंने कहा था कि ईच सैंपल, बल्कि ईच सैंपल भी नहीं कहते, मैं इसको और जेनेरिक कर दूं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सबको पता होना चाहिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि हम ये लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज सैंपल या सैंपलिंग एरर, ठीक है। और ये एरर कहां से आती है? बिकॉज ईच सैंपल हैज अ मीन which may or may not represent population mean accurately, right? So इसका क्या मतलब है कि आपके पास सैंपल्स आप आगे, हर सैंपल का मीन आ गया, सैंपल का मीन की बेसिस पे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन हो रहा होता है दैट वी आर सेइंग इज होपफुली द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर उसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं, वो स्प्रेड ज्यादा होता है, तो उसके अंदर इसका ये मतलब है कि बहुत सारे सैंपल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल अगर ये पॉपुलेशन मीन था तो इसमें से ये वाला जो आपकी सैंपल आया था जिसका मीन यहाँ पे आया था, इसके अंदर इतनी एरर थी, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे जो एक सैंपल आया था जिसका मीन ये था, तो इस केस में ये आपके पास ये सारी एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। जो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन कम होता जाता है, आपका सैंपलिंग एरर या स्टैंडर्ड डिविएशन, इस केस में हम एक ही चीज को लेते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। दिस इज योर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो होपफुली यहां तक आप सबको समझ आ गई। अच्छा, अब जो मैं बात करने लगा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखना है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, और कॉन्फिडेंस इंटरवल का पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं और इसके बाद आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल is calculated by calculating the mean, ठीक है। इस केस में आपने मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, जो कि हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे? एक्स बार प्लस माइनस
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जिसको सैंपल एरर भी हम कहते हैं, ठीक है, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन साइज का स्क्वायर रूट, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके, ठीक है, विच इज आल्सो सैंपल एरर। ठीक है ना, ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। सो इस केस में अब ये आपका जो वैल्यू आती है वो अब आपके पास इट इज अ रेंज वैल्यू instead because of plus minus is recon range is represented, sorry not range, उल्टा बोल गया, कॉन्फिडेंस में CI का मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, CI कॉन्फिडेंस इंटरवल is represented by a range of बाय रेंज कह रहे थे बस, ठीक है, बस रेंज ऑफ वैल्यूज। इसमें रेंज ऑफ का जो आपने मैथ स्टैट्स में पढ़ा, रेंज इज अ स्केलर वैल्यू, ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि इस केस में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट दो वैल्यूज होती हैं जो आपके पास, इसको लेट्स कॉल इट एक्स एंड वाई के दरमियान आपके पास आप, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो एक्स एंड वाई के दरमियान है। अब इस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल की ना कुछ वैल्यू होती है, लेट्स से हम कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका क्या मतलब है? परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को आपने लिंक अप करना है विद द आइडिया ऑफ CLT यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपने क्या कहा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इफ sample size is large enough and we have sufficient number of samples taken from the population। ये हमने बात की थी as per CLT। CLT means central limit theorem, याद रखना, CLT means central limit theorem। so इस केस में जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते तो आपको पता होगा कि एक 95% यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, याद है ये वाला 95%? यस सर। अब ये Z टेबल और Z स्कोर और ये वो सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये मीन हो जाएगा, ये आपके पास लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ व्हाट मैं बताता हूं, और ये अपर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ये कहां से आ रही है? इस केस में ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, इसको बल्कि मैं इस तरह लिखता हूं, रेंज is equals to lower limit comma upper limit। समझ आ गई? ये जो आपकी 95% की जो लिमिट्स है ना दो, ये आपकी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, CI को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। होपफुली ये मेरी बात समझ आ गई है सबको, राइट? यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपका कैसे आ रहा है कि आपका Z टेबल से, Z स्कोर से आता है, और बाकी सारी चीजें होपफुली आपको याद हो। अब मैं अगर आपसे एक आपके साथ बैठ के जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है? एग्जांपल है, लेट मी एग्जांपल एक कर लेते हैं, वो है कि एवरेज हाइट ऑफ अ सैंपल ऑफ, लेट्स से एवरेज हाइट ऑफ सैंपल ऑफ 100 women is 5 feet and 5 inches, ठीक है? In other words x बार जो भी थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है, मीन की वैल्यू थी ना वो, इज 5 feet and 5 inches, ठीक हो गया? विद इन, अब क्वेश्चन है कि विद इन व्हाट रेंज, यानी कॉन्फिडेंस व्हाट रेंज ऑफ heights can we expect the population mean
टू बी। ठीक है, अब इस केस में जो ये आपके पास ये x बार है, ये आपका सैंपल का मीन है। ठीक है, और अब आपसे पूछा ये जा रहा है कैन वी, मतलब आपके पास वो क्या रेंज स्टार्टिंग अपर एंड लोअर लिमिट हो कि उसके अंदर आपको फॉर श्योर हो कि वो पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा। पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में आपने फर्क रखना है। पॉपुलेशन का मीन वो है जो अननोन है, अभी आपको नहीं पता। सैंपल का मीन वो है जो कि नोन है और वो गिवन है आपको इस केस में। ठीक हो गया। मीन बी, पॉपुलेशन मीन टू बी विद 95% कॉन्फिडेंस। सो और दूसरा को क्या कहते हैं, अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन is 1.5, मतलब 1 feet and 5 inches। अच्छा, अब इस केस में याद रखिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन आपको गिवन है, ये सैंपल की नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ गया? ये पॉपुलेशन की है जिसका आपने मीन अननोन है। आमतौर पे ये ऐसा नहीं होता कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, कई दफा होता भी है, कई दफा नहीं भी होता, बट पॉपुलेशन के केस में अगर आपको पॉपुलेशन का मीन नहीं पता और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता ना हो और सिर्फ सैंपल्स आपके पास हो तो उस केस में आपके पास वर्किंग डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे नो तो करो यार, आगे चलूं फिर। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ये कैसे होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 95% के जेड टेबल से आपके पास वैल्यूज होती है। कुछ किसी को याद है कि 95% जो आपके पास थी उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो कैसे थी? यहाँ पे 1.96 आपको याद होगा हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.96। सॉरी जी, नहीं सर आप बोलिए। ओके, ये 1.96 अगर आपको याद हो ये क्या था कि 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू, याद है ना? ये हमने जेड स्कोर में जब डिस्कस किया था। इसी तरह -1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन स्कोर। तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि अगर 1+1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे ले लें, -1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे ले लें, तो इन दोनों के दरमियान आपके पास 95% ऑफ द डेटा जो होगा वो कवर हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं ना जो हमने पढ़ा था पहले। एग्जैक्टली सर। गुड। सो इस केस में अगर हम उसी को यूज करते हुए इसमें z की वैल्यू करें तो z इज इक्वल टू +-1.96 एंड इट हैज कम फ्रॉम द z टेबल जो आप रिफर कर सकते हो। और व्हाई वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द z टेबल एंड z स्कोर्स, कोई बता सकता है क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Very good. CLT ensures that if number of sample size is big enough and we have taken enough number of samples, then in this case their sampling distribution will definitely follow a normal distribution और normal distribution के ऊपर Z table या Z score apply होता है and that is why we are working with that. अगर CLT नहीं apply हो रहा for whatever reason, then we cannot move with the Z table and Z scores because in that case you are not ensuring that your sampling distribution is normally distributed. ठीक हो गया? So 95% हमने क्यों 1.96 क्यों लिया? Because we are talking about 95% confidence interval. If we are talking about some other confidence interval, let's say 99% confidence interval, तो वो 1.96 से भी कोई बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, let it be maybe something 2 or something like that. So 2 प्लस होगी तो उस केस में आपके पास जो स्टैंडर्ड जो आपके पास z की वैल्यू होगी वो +-2 या something like that हो जाएगी। सही है, समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, सो इस केस में अब आपने जो इसको कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल CI विल बी 5.5 कहां से है? सैंपल मीन जो आपके पास ये है x बार। ठीक है ना, प्लस माइनस मैंने आपको कहा था प्लस माइनस, अब ये 1.96 कहां से है? फ्रॉम द z टेबल एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द size of the sample which is 100 in this case। 100 samples है ना, किधर गया ये?
100 women, right? यस सर। सो इस केस में याद रखना है कि अब आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की इस तरह होगी। इस केस में 1.5 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये सैंपल साइज है, इसको n कह देते हैं, एंड 5.5 इज x बार, दिस इज योर z स्कोर एंड सो ऑन। इसकी बेसिस के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये याद रखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है बिकॉज वी आर यूजिंग 1.96 ओवर हियर, राइट? सो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 5.21 एंड 5.79। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं इस सारी चीज को, इस केस में इसका मतलब है कि वी आर 95% श्योर या कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू मीन या पॉपुलेशन, ट्रू मीन का मतलब है कि पॉपुलेशन मीन, ठीक है, true mean of the population exists between these limits। सही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, अगर आपको मैं कहता हूं कि यार आपने एवरेज सीजीपीए ऑफ फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा यार मैं अपनी क्लास में से सबका पूछता हूँ सीजीपीए, उसका एवरेज निकालता हूँ और आपको बता देता हूँ कि यार मेरा ख्याल है फास्ट के एवरेज जो सीजीपीए वो ये होगा। तो विल यू बी कॉन्फिडेंट एनफ टू से दैट विल बी द सीजीपीए ऑफ द एनयूसीएस या फास्ट यूनिवर्सिटी? सर रेंज ही बता सकते हैं। नहीं, जो मैंने सवाल किया उसके केस में आप कॉन्फिडेंट होगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपने कहा होगा कि यार मेरे पास एक वैल्यू, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वैल्यू which will be representative of the true population mean, वो जो भी है जो मुझे नहीं पता। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कहेंगे नहीं यार इस केस में गलती हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट मीन, यानी कि आप ये कहने के बजाय कि मेरे पास एक पॉइंट वैल्यू है, आप कहते हैं व्हाई नॉट आई टॉक अबाउट अ रेंज ऑफ वैल्यू, जिसमें मैं कह सकूं कि फॉर श्योर मैं इस रेंज से इस रेंज के दरमियान इतने परसेंट श्योर हूं कि आपका कॉन्फिडेंस इसमें आपका पॉपुलेशन का मीन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो अब आप जब ये रिपोर्ट करेंगे ये 5.21 से 5.79, तो आप इसके साथ जो रिपोर्ट करेंगे आप ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को या कॉन्फिडेंस लेवल को अपने रिपोर्ट करेंगे साथ कि यार ये 5.21 से 5.79 जो है ये मेरा रेंज है जिसमें मैं आई एम 95% श्योर कि पॉपुलेशन मीन बस इसी के दरमियान है कहीं पे, ओके। यस सर ये जो दो वैल्यूज आ गई, ये एक तरह की रेंज आ गई कि हमारी वैल्यूज इन दो के बीच में ही आएगी। कौन सी वैल्यू? सर 5.21 5.79। नहीं, कौन सी वैल्यू इसके बीच में होगी या इसी में होगी? सर इन दो के वैल्यू जो ये आई है हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकला है। नहीं वो तो निकला है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको विजुअली बताऊं तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना उसको मैं विजुअली समझा रहा हूँ कैसे, कि ये आपके पास विमेन की पॉपुलेशन है, ठीक है। मुझे किसी ने बता दिया कि इसके अंदर जो हाइट ऑफ द वुमेन है उनके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 1 फीट एंड 5 इंचेस है, सही है, ये आपको नोन है। इसका जो मीन है, मीन इज अननोन टू मी, ये मुझे नहीं पता इसका मीन क्या है, कि इनकी हाइट है क्या, या सॉरी मीन हाइट, एवरेज हाइट क्या है, वो नहीं पता। अब आपने क्या किया कि आपने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन एवरेज हाइट ऑफ सैंपल ऑफ 100 वुमेन इज, ठीक है। अब इस केस में आपको एक चीज नहीं बताई कि आपने सैंपल्स कितने लिए हैं, ठीक है, बट हम एज्यूम करते हैं कि हमने सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 100 जो है इसमें से लिए थे, सही है, और उनका इन सब का मेरे पास इसका सैंपल 1 का मीन आया था, सैंपल 2 का मीन आया था, सैंपल 3 का मीन आया था,
1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। ये मेरे पास 8 सैंपल्स ऑफ साइज 100 100 100 100 एंड सो ऑन, सबके साइज 100 है। इसका मीन मेरे पास आ गया मीन 1, मीन 2, मीन 3, मीन 4, मीन 5, मीन 6, मीन 7 एंड मीन 8, और इन सबको आपने कैलकुलेट करके जो इसमें से एवरेज ऑफ मीन्स निकाला तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5 पॉइंट क्या था 5.5 इंचेस। सो इट टर्न्स आउट टू बी 5.5 इंचेस, ठीक हो गया, 5 फीट एंड 5 इंचेस। अब इस केस में अब आपसे पूछा ही जा रहा है कि अच्छा तुमने मुझे 5 फीट और 5 इंचेस इस 8 सैंपल्स को तो बता दिया, अब मुझे ये साल बताओ कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि वाकई इस पॉपुलेशन का मीन भी 5 फीट एंड 5 इंचेस ही होगा। सही है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस यस समझ आ गई। तो फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा जो मुझे करंटली आपने जो इंफॉर्मेशन दी है यानी कि इसमें ये आई है, तो इस केस में अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन वैल्यू, अगर मैं ये इसको कहने के बजाय 5 फीट एंड 5 इंचेस, मैं आपको, क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो पॉपुलेशन मीन इससे ज्यादा भी हो सकता है, शायद इससे कम भी हो, मुझे नहीं पता, तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये कहते हो कि मैं यूजिंग दिस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन एक रेंज फाइंड करूंगा जैसे 5.21, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वैल्यू लाइक दिस, हम कहते हैं कि मेरे ख्याल में इसका मीन जो होगा, ट्रू पॉपुलेशन का मीन जो होगा वो 5.21 से 5.79 के दरमियान होगा, और आई एम 95% श्योर अबाउट इट। ओके, यस सर। इसका फायदा क्या होगा? आपने कहा कि यार आपने एक तो रेंज, एक वैल्यू तो बताया नहीं, आपने तो एक रेंज दे दिया जिसके अंदर अपर एंड लोअर। इसका मुझे फायदा ये होगा कि मुझे ये अंदाजा होगा कि आई एम ऑलमोस्ट विद 5% एरर आई एम श्योर कि मेरे पास जब भी मीन की वैल्यू 5.21 से शायद कम नहीं होगी और 5.79 से ज्यादा नहीं होगी। तो मेरी प्लानिंग जो होगी वो इन दो रेंज के दरमियान सोचते हुए, कुछ जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ मैं इसके दरमियान प्लान कर रहा हूँ, राइट? यस सर। तो ये आपके पास अब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने सेट किया है कि आपका जो वैल्यू है विद इन दीज टू रेंजेस एग्जिस्ट करती है। इट कैन बी इवन 99, कई केसेस में हम 99% की भी बात करेंगे। अब मुझे बताओ 90, अगर मैं फॉर द सेक ऑफ सिर्फ डिस्कशन में वैल्यू नहीं आपसे पूछ रहा, अगर मैं कहता हूं कि मैंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं लेना, मुझे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो आपके ख्याल में इन वैल्यूज के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा? मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताइए, सिर्फ इंपैक्ट बताइए क्या होगा। मैं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि ओनली 1% चांस ये है कि आपके पास जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल से बाहर होगा। 99% आई एम श्योर कि वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है? तो आपके ख्याल में इस इंटरवल पे क्या इंपैक्ट आएगा अगर मैं 95 से इंक्रीज करके 99% पे जाना चाह रहा हूं? तो सर उसके अंदर आउटलायर्स बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स के करीब होने लगे। नहीं, मुझे वैल्यूज की बताओ ना, वैल्यूज की सर इंपैक्ट बताओ। लोअर और अपर जो लिमिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस हो जाएंगी मतलब आपका मतलब है 5.21 से ये कम हो जाएगी और 5.79 से भी ये कम हो जाएगी, ये कह रहे हो आप? जी सर, जितना करीब हो जाएंगे आप मीन नहीं, मुझे मैंने जो स्टेटमेंट दी क्या सही है? आप ये कह रहे हो कि 5.21 से लोअर कम हो जाएगी और 5.79 से भी वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों, है ना? यही सर है। अच्छा, इसके अलावा भी किसी के पास कोई जवाब है डिफरेंट कि यही है सबका आंसर? सर वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी 99%? सर ये जो रेंज की है 5.21 और 5.7, तो 5.21 जो है वो भी आप कह रहे हैं कि जो दूसरे ने अभी जो स्टूडेंट ने बताया आप उसको उलट बता रहे हो, आप कह रहे हो 5.21 भी बढ़ जाएगी और 5.79 भी बढ़ जाएगी, आप ये कह रहे हो? यस सर। ओके, इसके अलावा भी किसी का जी आंसर है कोई? नहीं। अच्छा, इस केस में आप याद रखो, क्योंकि देखो अब हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा हूँ। आपका जो दोनों आंसर जो है ये पार्शली करेक्ट है। आप जब 99% जब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हो इसका क्या मतलब है? आई एम 99% श्योर दैट द एक्चुअल पॉपुलेशन मीन इज विद इन द गिवन रेंज, जो भी आप सेट करते हो।
तो अगर मैं इसमें 95% से 99 पे जाऊंगा तो इसका मतलब मेरी श्योरिटी ज्यादा हो रही है। श्योरिटी ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी रेंज अगर पहले ये थी, जो दो भी रेंज थी ये 95% के लिए, तो आप 99% पे जब श्योरिटी जाओगे तो आपकी रेंज को ज्यादा हो जाना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि नथिंग इज मिस्ड। एग्रीड? यस सर। तो अगर आपका ये 5.21 है और ये 5.79 है, तो इस केस में इट हैज टू बी लेस देन क्या चाहिए, लेस देन 5.21 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 5.79, दिस वैल्यू। वो आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जब आप 99% की बात करते हो तो z इस केस में मेरा ख्याल है 2.58 होता है, 2.57 नहीं 58 होगा, 2.58 होगा, ठीक है। सो प्लस माइनस 2.58 होगा, तो इसका मतलब है कि हम 1.96 से जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे पीछे, यहाँ पे 2.58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा प्लस एंड माइनस रेंजेस दोनों बढ़ जाएंगी, ठीक हो गया। सो अब जो भी वैल्यू होगी वो, पर आपने जो चीज समझनी है वो क्या समझनी है कि आपके पास इस केस में जो भी अपने अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू आल्सो इंक्रीज द रेंज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल, इसको यूं लिखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल is directly proportional to what, to the range length। बात समझ आ गई? सो इसका ये मतलब है कि आप इसको जो जो रेंज को ज्यादा करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता जाएगा, ठीक हो गया। बट कई दफा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपने यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द, मैं सिर्फ समझाने के लिए, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ वुमेन पॉपुलेशन, आप कहते हैं इट विल बी अराउंड 1 फीट से लेके 6 फीट तक, लेट्स से। अगर मैं इसकी बात करूं, आई एम 99% श्योर कि विमेन की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इसी के दरमियान होगी। ओके, मे बी थ्योरेटिकली स्पीकिंग इट इज करेक्ट, ठीक है, बट फ्रॉम द यूज पॉइंट ऑफ व्यू इट मे नॉट बी ऑफ एनी यूज टू मी। यार ये 1 फीट से लेके 6 फीट तक यार बात करते हो तो इसमें तो ऑलमोस्ट मुझे पता है कि सारे लोग आ जाएंगे, ये मेरी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन नॉर्मली वी डू नॉट टॉक अबाउट 99% कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि आप सिर्फ उस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मैं यही क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि रेंज ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली, यस। तो अनसर्टेनिटी किस चीज की अनसर्टेनिटी? बिकॉज सर हम मीन के करीब नहीं होंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ बढ़ जाएगी, आपने कहना, मैं सिर्फ क्लियर जी करना सर। चाह रहा हूँ किस चीज की अनसर्टेनिटी। सर हमें नहीं पता होगा कि हम मतलब मीन हमारा कहाँ पे होगा पॉपुलेशन। अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्चुअल वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको उतनी बड़ी रेंज देती है वो किधर भी हो सकती है, इन शॉर्ट ये कह रहे हो, है ना। बट आपकी सर्टेनिटी इसकी बढ़ जाएगी कि वो हमेशा इसी रेंज के अंदर होगी। दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो अब 95% नॉर्मली यूज्ड कॉन्फिडेंस लेवल कह लेते हैं, सॉरी इंटरवल नहीं, लेवल। आमतौर पे ये वो लेवल है जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है इन लिटरेचर। जब भी अगर आपको कहा जाए कि फाइंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड उसमें मेंशन ना हो कि कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक अप 95%, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्म है कि आमतौर पे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो होते हैं वो 95% के कैलकुलेट कर रहे होते हैं, until unless it is otherwise mentioned, यानी कि 80% आपको चाहिए, 85% चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर्थ। याद रखिए कि जो आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल को स्मॉल करते जाते हो, यानी कि आपके पास एक्सट्रीम केस में क्या होगा, एक्सट्रीम केस विल बी कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी अ पॉइंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ये पॉइंट होगा। इस केस में आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा इट विल बी वेरी स्मॉल, स्मॉल ही मैंने लिखा है, हाँ वेरी स्मॉल, इट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक हो गया।
सो मेक श्योर कि आपका बैलेंस मेंटेन हो बिटवीन द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड 95% इज अ नॉर्मली एग्रीड अपॉन वैल्यू। तो आपको जब भी कहा जाएगा तो यू शुड वर्क विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है जी? यस सर। ओके, एक चीज जो फाइनली है, मैं सिर्फ ये विजुअली बता रहा हूं कि अब होगा क्या अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल सैंपल्स लेते हो, जैसे मैंने 8 लिए पिछली दफा, ठीक है ना। अब इस केस में आप एक सैंपल लेट से S1 को यहाँ पे S1 में इसको प्लॉट किया और साथ इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लॉट किया। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे प्लॉट होगा जी? अब आपको मैंने कैलकुलेट करना बता दिया कि हर सैंपल का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? बताया हुआ ना, x बार मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस वट एवर, ठीक है ना? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। यस सर। ये जो है ये इसका मीन है, सैंपल मीन है। ये सैंपल का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मैं फिलहाल 95% की बात कर रहा हूँ। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। ये सैंपल 2 है, ये सैंपल 3 है, ये सैंपल 4 है, ये सैंपल 5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि ये जिनके जो मीन वैल्यूज हैं, ये सॉरी ये मैं इसको कर लेता हूं। ये मीन है, ये मीन है, ये मीन है, ये मीन है, ये मीन है। अब इनकी जो मीन वैल्यूज हैं वो आपको नजर आ रहा है कि आपके इस रेंज के अंदर जब भी आप बात कर रहे हो वो ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं सारे, राइट? तो इसमें से आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि ये सारे सैंपल्स हैं S1, S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन। अब इस केस में अल्टीमेटली आपने जो 95% इंटरवल की बात कर रहे होते हो ना, उसका क्या मतलब होता है कि यू हैव टू पिक एन इंटरवल फ्रॉम हियर एंड हियर सो दैट 95% of the samples are captured, यानी कि मीन, बल्कि 95% of the sample mean are captured by that interval। होपफुली मेरी बात समझ आ रही है। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कोई एक आध आपके पास सैंपल ऐसा हो जिसका मीन इस इंटरवल से बाहर मिस हो जाए, जैसे ये है। होपफुली मेरी बात समझ आ गई है। यस सर। तो अब आपके पास ये जो इंटरवल आपने पिक किया हुआ है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो आपने सैंपल्स पिक किए थे उसमें 95%, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 95% आपके पास जो सैंपल मीन्स हैं वो इस इंटरवल में कैप्चर हो रहे हैं, यानी कि वो इसी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड देयर इज ओनली वन सैंपल मीन या सैंपल है जिसका मीन जो है आपका इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और 90, इसका क्या मतलब है कि आपके पास 99% जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करोगे तो होपफुली वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इस सैंपल का मीन भी शायद इस इंटरवल के अंदर कैप्चर हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो आप जब 95% की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि यार इस केस में मैं 5% सैंपल्स के मीन्स को, सैंपल मीन्स विल या may not be captured by the range। तो इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि आप हर अगर सैंपल मीन अगर 1000 लिए हैं या 500 लिए हैं और उनके मीन और उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल को अगर आप प्लॉट करोगे तो इन दैट केस आपके 95% का सैंपल मीन इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा और 5% का आउटसाइड दैट इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया? सो दिस विल गिव यू अ प्रीटी गुड एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन जो आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। सही है जी? सबको बात मेरी समझ आ रही है? जी सर। यस सर। आज वी विल कॉल इट अ डे, मेरा टाइम भी हो गया हमारा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन स्टॉप राइट नाउ। बेसिकली सर हम ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारा कुछ हम अपनी उस सर्टेनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो सैंपल मीन का लिया था ना।
नहीं ये इसका नहीं कहना, सर्टेनिटी बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही। कंफर्मेशन कह सकते हैं, सॉरी, कंफर्मेशन कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट आपसे हो ये रहे हैं। बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्ट ये कर रहे हो कि आपने जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हो आप उसके लिए एक सैंपल सॉरी आप उसके लिए एक कॉन्फिडेंस इंटरवल पिक कर रहे हो और साथ ये बता रहे हो कि यार इस पॉपुलेशन के लिए आई एम दिस मच सर्टेन कि इसका पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के अंदर होगा। 95% भी हो सकता है वो जो मैंने भी इंटरवल आपका लेवल बताया। तो आप अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो आप कहोगे कि मेरे ख्याल में जो पॉपुलेशन आपने दी है इसका मीन आई एम 95% श्योर इस दो इंटरवल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा। एंड इसका क्या मतलब है, देयर इज अ 5% चांस ऑफ एरर इन दैट। तो उस 5% के अलावा देयर इज यू आर ऑलमोस्ट 95% श्योर वो इसी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, आपको आपने जो सर्टेनिटी को या फिर आपने जो ये इंश्योर करना है कि नहीं यार मैं मेरी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% कम है, इसको 100% या 99% होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कहोगे, अच्छा इसका क्या मतलब है कि मुझे अपनी रेंज को और बड़ा कर देना चाहिए ताकि मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करके कह सकूं कि ऑलमोस्ट 99% आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके सर, क्लियर। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन जी? सर बस एक चीज में से मिस हो गया था, वो सैम्पलिंग में से था कि सर जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब क्या था? मुझे नहीं समझ किसका जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग से मुराद ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आपने मैं सिर्फ और ज्यादा जेनेरिक कर दे तो अच्छे बच्चों के से सर्वे करना है, अच्छे बच्चों का सर्वे करना है, ठीक है, और मैं वही सर्वे आपको करने को कहता हूँ और एक आपके कुलीग को करने को कहता हूँ, ठीक है, और आप दोनों को अगर मैं इंडिपेंडेंटली काम करने को कहूंगा तो हर बंदे की अच्छे की शायद डेफिनेशन डिफरेंट होगी ना। अच्छा, मतलब वो अपने उनके हर किसी का अपना जजमेंट हो, अपना एग्जैक्टली वो जजमेंट जो होगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, रियल के करीब भी हो सकता है, रियल के दूर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर रियलिटी के करीब उसका किसी तरह जो भी रियलिटी है, इट इज अननोन टू अस, बट व्हाटएवर इज द रियलिटी, अगर उसका जजमेंट उसके करीब है, सो इन दैट केस आवर सैम्पलिंग विल बी बेटर या गुड, और अगर वो बुरा है, उससे दूर है, तो दैट मींस इट विल बी गुड, इट वोंट बी दैट गुड। और सर वो नॉन रिस्पांस बायस में से आपको अक्सर ईमेल्स आती होंगी, आई एम दिस स्टूडेंट ऑफ दिस व्हाटएवर, आई प्लीज फिल दिस फॉर्म फॉर मी, ठीक है, अक्सर आप में से और हम में से लोग ने उसको देखते भी नहीं है, ऐसे ही है, वो हम डिलीट कर देते हैं या उसको हम कह देते हैं कि इट इज अ ट्रैश या जो भी उसको आप कह देते हैं, स्पैम कह देते हैं, ऐसे ही होता है। यस सर, दैट इज अनरिस्पॉन्सिवनेस कि आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब एक बंदा जो वाकई काम करना चाह रहा है वो कहता है कि मैं सबका डेटा ले लूं, सबका मेरे पास रिस्पॉन्स आए, और उसमें आप भी इंक्लूडेड, और आप कहते हैं मैं नहीं बताता, एक और कहता है मैं नहीं बताता, तो बहुत सारी एक पब्लिक ऐसी होगी जो कि अनरिस्पॉन्सिव होने की वजह से अपनी ओपिनियन जो होगी उसके सैंपल सेट में नहीं जा रहा होगा। जी सर, अब हो गया। ठीक, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? ओके जी, ठीक है जी, आज एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली लेक्चर ये वाला अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है थैंक यू सर। ओके जी।